स्टूडेंट्स 127 ये क्या फरमा रहा है? दो वेक्टर्स है ए और बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है। सुनो जनाब, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर ये इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड का सेम होना भी कंपल्सरी है और डायरेक्शन का सेम होना भी। आप सर ऑप्शन ए को देखो, उसमें मस्त लिखा है या मैं लिखा है? और मैं का मतलब है कि सेम हो भी सकता है और नहीं भी। समझ आ गई है? आई में कम, मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। तो ऑप्शन ए में दो का है फरेब है और आप उसके बहुत धोखे में आ गए हो। समझ आ गई है? सो डियर स्टूडेंट, नहीं, आपको केयर करनी चाहिए जनाब, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए बैठे हो तो केयर करें। तो इसका जो अच्छा जवाब है वो ऑप्शन बी है। द रीजन इज वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बिकॉज ऑप्शन ए में कहा कि ए और बी का डायरेक्शन सेम हो सकता है नहीं, मस्ट बी सेम। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे बोलते हैं। दे मे हैव सेम डायरेक्शन हराम है, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। अच्छा, 128 पे बात करेंगे। 128, बॉडी कवर 10 मीटर वेस्ट, सही है। पहला डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर वेस्ट की तरफ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है मेरे ख्याल में 4 मीटर है ईस्ट की तरफ है। अच्छे बच्चों की तरह आगे बढ़ने से पहले कहो कि जनाब इन दोनों का एक डिस्प्लेसमेंट कंबाइन बनता है और मैं उसे इस देश के देता हूं। देखो, वेस्ट और ईस्ट अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा 10 से जब 4 कैंसिल हो जाए तो क्या बनेगा? 6 मीटर। और डायरेक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू ज्यादा है तो मतलब इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 6 मीटर वेस्ट। देखो भाई, ये 10 मीटर वेस्ट है, ये 4 मीटर ईस्ट है, तो इस कलम से कर लो। देखो ये आप हैं, ठीक है, आप भी एक डॉट है। वेस्ट किस तरफ होता है? ईस्ट, लेफ्ट की तरफ। तो आप लेफ्ट की तरफ 10 मीटर आ जाएं, फिर आप 4 मीटर वापस ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो आपका सही डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? आपका सही डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, विच इज 6 मीटर बट इट इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो इन दोनों को देखकर समझने वालों के जहन में फौरन आना चाहिए कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिया जो 6 मीटर वेस्ट की तरफ है। तो ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, 6 मीटर वेस्ट की तरफ मैंने एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब आगे का जुमला बोलता हूँ, ये फरमाता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक सॉल्व भी हो गया। तो करेक्ट आंसर 6 मीटर है और किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। तो इसमें क्या है? शाबाश, बॉडी कवर 10 मीटर 4 मीटर देन 8, अच्छा 8 मीटर है। हाँ सही है, मैं भी सोचा हूँ कहाँ गया। तो ये है पॉइंट जनाब, 8 मीटर नॉर्थ। अब यहाँ से मोहतरम बॉडी 8 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आपने पढ़ा है कि सर डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू, और ये देखो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो जिस जो आपको चाहिए that is equal to 8 square plus 6 square under the base square plus perpendicular square under root, and which is equal to 10 meter, and the correct option is option A, पदे के ए राजी खानानो। अच्छा जनाब, हमारा क्वेश्चन नंबर 129 फरमाता है कि प्रोजेक्टाइल v मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट हुआ होगा, बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 76 डिग्री। अगर इस मोहतरम का मैक्सिमम हाइट जो है वो 100 मीटर है, तो आप बताओ कि इसका रेंज क्या होगा? तो क्या आप जानते हो कि R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ H? जानते हो ना? अप्लाई करोगे? नहीं करोगे, क्यों? आप कहें सर फार्मूला याद नहीं किए जाते, समझे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? फार्मूला शीट जो है वो मेमोराइज नहीं किए जाते, वो समझे जाते हैं। ये वाला इक्वेशन यहाँ यूज करना हराम है। डू यू नाउ यू कैन ओनली यूज दिस इक्वेशन व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। समझ आ गई है? फार्मूला शीट्स में फार्मूले होते हैं लेकिन उनके कंडीशंस नहीं होते डियर स्टूडेंट्स। कंडीशन समेत, कंडीशंस आप टॉपिक्स में पढ़ते हो, लेक्चर्स में पढ़ते हो। तो यहाँ 45 नहीं, कौन सा डिग्री है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन? दैट जब भी एंगल 76 डिग्री होता है तो रेंज और हाइट क्या होते हैं? बराबर। लिहाजा अगर हाइट 100 है तो रेंज भी 100 ही होगा डियर स्टूडेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है और बाकी उसे दूर रहो। 130 आपके नाम हो रहा है। इफ द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूव्ड हॉरिजॉन्टली,
अच्छा, इतना प्यारा बड़ा बड़ा लफ्ज लिखा है और वो क्या है शाबाश? हॉरिजेंटली। आप अच्छी तरह समझ गए हो, जब बॉडी मूव हॉरिजेंटली तो द चेंज इन पोटेंशियल इज हराम। क्या है? हराम है जनाब। पोटेंशियल एनर्जी में कभी चेंज नहीं आएगा। तो आगे ऑप्शन पढ़ेंगे। अच्छा, हॉरिजेंटल मोशन में वर्क डन हुआ है प्लस 100 जॉल। आपको इंशाल्लाह पता होगा, आपको बताया गया होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब भी वर्क पॉजिटिव हो तो इट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन एनर्जी। क्या होगा? एवरी नेगेटिव वर्क रिप्रेजेंट डिक्रीज इन एनर्जी। तो आपको देखो इशारतन आंसर दे रहा हूं कि पॉजिटिव देखकर आप समझ गए कि डिक्रीज से दूर रहेंगे, डिक्रीज हराम रहेगा। समझ आ गई है? डिक्रीज नहीं लेंगे। और हॉरिजॉन्टल मीन के चेंज इन पोटेंशियल भी नहीं लेंगे। तो बस फिर तो एक ही कहानी रह गई कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। अगर ये नहीं आ सकता, इट मीन के जितना वर्क होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। यानी ये 100 है तो वो भी 100 होगा। बस फर्क क्या है? चेंज कौन सा होगा? पॉजिटिव मीन के ये 100 इंक्रीज होगा। अब ऑप्शन एक एक पढ़ते हैं, देखते हैं हमें आंसर मिल चुका है। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 100 जॉल, यही ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल इज इंक्रीज, दूर रहे इससे। वेलोसिटी इज इंक्रीज, गलत है जनाब, मेरी बात समझ गए हैं? वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 100 मीटर पर सेकंड, ये गलत है। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जब 100 इंक्रीज हो जाए तो 100 का स्क्वायर लोगे उतना काइनेटिक बढ़ेगा। लेकिन काइनेटिक हजारों लाखों में नहीं बढ़ी, सिर्फ 100 बढ़ी है। तो वेलोसिटी 100 नहीं बढ़ी, वेलोसिटी कितनी बड़ी होगी? शाबाश 10। बहुत खूब आपने बोला। उगोरी खानानो, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है? 100। अगर हम पहले काइनेटिक एनर्जी 0 कंसिडर करें और अब 100 जॉल बढ़ गई है तो काइनेटिक 100 तब होगी जब v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी कितनी गेन हो गई होगी? 10। लेकिन 100 हराम है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को समझ गए हो? इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। आपने ठीक किया या गलत किया? ठीक किया है, वेरी गुड। तो 130 में करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? ए ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 131 डियर स्टूडेंट, 131 फरमाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? तो 3 पाई बाय 4। इतना आसान, इतना मजे का क्वेश्चन। देखो डियर स्टूडेंट, 3 की जगह 3 बोले प्लीज, 4 की जगह, और पाई सबको, हर इतने छोटे छोटे बच्चों को भी याद होता है कि पाई इज 180 डिग्री। अब 180 डिवाइड बाय 4 तो दैट इज 45, एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 3 135 आता है ना। तो द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सही है, 132। क्या बात है, 132। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ ऑल ऑफ दीज। जानते हो ना, इम्पल्स का डायरेक्शन इन सब क्या होता है? सेम होता है या नहीं होता? नहीं डियर स्टूडेंट, इम्पल्स जो है ये सिर्फ फोर्स से मिलता है, ओनली फोर्स से स्टूडेंट, ये सिर्फ फोर्स से वाबस्ता है, बाकी से इसका डायरेक्शन सेम नहीं होता। बाकी से डायरेक्शन सेम। अब कंपल्सरी क्यों है कि सेम नहीं होगा? तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, आप तमाशा तो देखें। आप कहोगे सर F इज इक्वल टू एम ए, लिख सकता हूं, वेरी गुड। अब मैं लिख सकता हूं इसको F इज इक्वल टू एम और डेल्टा V बाई टी। लेट मी, आई एम गोइंग टू प्रूव इट। F इज इक्वल टू एम की जगह एम, और सॉरी एम डेल्टा V इज चेंज इन मोमेंटम, क्या है? बाई टी। और चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है? इम्पल्स है। तो आप देखें यहाँ क्या है प्लीज? फोर्स। यहाँ क्या है? और इन दोनों के अलावा बकाया जात क्या है? लेकिन आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढ लें जिसमें एक तरफ वेलोसिटी हो, दूसरी तरफ इम्पल्स हो, और बाकी सब क्या हो? स्केलर। ऐसा इक्वेशन नहीं मुमकिन, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब भी इम्पल्स का रिलेशन आएगा तो वेलोसिटी के साथ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के साथ आएगा। जब भी इम्पल्स का रिलेशन आएगा तो एक्सेलरेशन के साथ आएगा। तो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स, इनका डायरेक्शन इम्पल्स के साथ सेम होता है। सिर्फ वेलोसिटी, सिर्फ मोमेंटम, इनका डायरेक्शन इम्पल्स के साथ सेम हो भी सकता है और नहीं भी। समझ आ गई है? आप देखें प्लीज, ये मेरा हाथ देखें, ये आप सबके दाएं तरफ जा रहा है, इसका मोमेंटम और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दाएं तरफ है। लेकिन अगर आपने इस पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाया
तो इम्पल्स लेफ्ट होगा और मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी राइट होंगे। मेरी बात समझ गए हैं? तो इम्पल्स फोर्स के डायरेक्शन में बनता है और फोर्स मोमेंटम के सेम भी लगाया जा सकता है और मोमेंटम के अपोजिट भी। तो इम्पल्स का डायरेक्शन मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ सेम हो ये जरूरी नहीं है। दस क्वेश्चन खाना। अच्छा बताओ शाबाशी, कौन सा आंसर ठीक है? 132 में कम या वालू खाना? 132 में ऑप्शन बी सही है, बाकियों से दूर रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 133 ऑन द बोर्ड। फरमा रहा है कि अगर ये ए हो ये बी हो तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू 4i प्लस 2j। एग्री? वेक्टर बी हमें मिला है, हेल्प मी प्लीज, -2i प्लस 2j। अब इनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो a माइनस बी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा a माइनस बी, राइट साइड आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन में साइन उल्टा हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? तो +2 और -2 खत्म हो गए और +4 और +2, तो इट इज 6i। समझ आ गई है? अच्छा ये वेक्टर है और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मोहतरम होता है अंडर रूट, जानते हो, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k। तो कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ j क्या है? नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ k क्या है? तो बस ये खत्म और 6 और ये कैंसिल, सो द मैग्नीट्यूड इज 6 एंड द करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज ऑप्शन ए पकी सही है खानानो। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, शाबाशी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 फॉर यू। 133 से भाई खुश होगा ना? खा दा से खबर कोई खा 134 स्टूडेंट। x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज -4 और y कंपोनेंट इज +4। तो यूं कहो कि ax -4 है और ay +4 है। पहले ये बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा? जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पता है एंगल 91 से लेकर 180 तक हो सकता है, यानी 180 और 91 के दरमियान। अब कौन सा है, कैसे पता लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर x और y कंपोनेंट जब भी बराबर होते हैं तो वेक्टर मिड में होता है। इसका मतलब फिर से सुने, x और y के वैल्यू बराबर है तो ये मिड में है और नेगेटिव पॉजिटिव मीन के कौन से क्वाड्रेंट के मिड में है? तो इट मीन द वेक्टर इज एग्जिस्टिंग इन द मिड ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। ये वेक्टर कहां पे है? इट इज इन द मिड ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट और मिड ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 135। 135। So the correct option is option B रे। तसो भाई बी रे माउना का चलो। अच्छा बी सही है, आप ठीक कहोगे, आप गलत तो नहीं कहोगे। अच्छा किसी ने 45 लिया है? किसी ने तो लिया होगा, किसी ने 45 लिया है जी, वेरी गुड, अच्छा किया है। द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर ए डॉट बी फॉर विच ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी आर इक्वल। कम एंगल है खानानो जिसपे ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो आप फरमाओगे कि सर देखो मैं एंगल पहले ऑप्शन देख लूं, 135 ऑन बोर्ड है और पाई ही है। असल में पाई कहाँ पाया जाता है? ए डॉट बी अगर पाई होता तो ये -ab होगा और डियर स्टूडेंट्स ये पाई आंसर नहीं है। अच्छा आपने पाई लिया है, तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी तब बराबर होते हैं जिस एंगल पे cos थीटा और sin थीटा बराबर हो, क्योंकि इसमें भी ए बी और इसमें भी ए बी तो कैंसल, बट इसमें cos थीटा और इसमें sin थीटा। तो जिस एंगल पे cos और sin बराबर होते हैं वो एंगल 45 कहलाता है और 45 इस π/4 होता है। समझ आ गई है? कैलकुलेट भी कर सकते हो, cos को उधर ले जाओ, टेंजेंट थीटा बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 विल बी 45। लेकिन आप जजमेंट कर सकते हो, करेक्ट आंसर है π/4। और देखिए स्थिति खाना कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ठीक है। 136 ड्यूम 100 kg बॉडी हिट्स अ 10 ग्राम बॉडी। कमियों केस से खाना अच्छे जज कही करना कमियों केस से सब ख्याल। सेकंड स्पेशल केस, सेकंड स्पेशल केस, एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत छोटी बॉडी है ट्रेस जो 10 ग्राम है, ये मोहतरम जाकर किसी भी वेलोसिटी से उसको हिट कर रही है। तो इस बड़ी बॉडी की वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर का रेशो बताओ, यानी इसके लिए वेलोसिटी बिफोर कोलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन।
अप्रॉक्सीमेट रेशो क्या होगा? तो स्पेशल केस आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर जब इतनी बड़ी बॉडी इतनी छोटी बॉडी को हिट करती है तो बड़ी बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज was the second special case. तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटियां क्या रहेंगी? तो अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो इज 1:1. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेट कहा है देन यू हैव टू चूज द स्पेशल केस. और 136 की हमारा पर आंसर करें, ऑप्शन सी सही है. हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटी बॉडी की वेलोसिटी डबल ऑफ बड़ी बॉडी होगी. अगर ये ऐसे पूछ लें कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ 100 kg एंड 10 ग्राम बॉडीज आफ्टर कोलिजन, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये होंगे कि द वेलोसिटी ऑफ दिस विल बी डबल ऑफ दिस, तो रेशियो विल बी 1:2. फिर आंसर होगा 1:2 होगा. हमारा अगला मरहला है 137 डियर स्टूडेंट. एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट हाइट ऑफ आर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस मोहतरम का वेट क्या होगा? ये है जमीन का सरफेस, मानते हो? ओके. ये जमीन का सेंटर, जमीन के सरफेस तक ये आर है, नहीं मानते हो? ना मानो मैं क्या सोच, आप ऑप्शन अपने बनाया करो. अच्छा जनाब, ये जमीन है और ये सेंटर, ये बाउंड्री, और बाउंड्री तक ये रेडियस ऑफ अर्थ. अगर हम बॉडी ये मोहतरम को यहाँ रखेंगे तो आप जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, है या नहीं है? और अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के लिए एम्पियर ने ला दिया था ना, एम्पियर लॉ. हाँ बिल्कुल, ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन ने दिया था. तो Gm1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, Gm1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो देखो वेट का फार्मूला है G की जगह G एंड मास ऑफ द बॉडी इज m और मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M डिवाइड बाय, अब स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी. अब इन्होंने कहा बॉडी यहां मत रखो, बॉडी सरफेस पे हो तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर लिखोगे, लेकिन इन्होंने कहा कि बॉडी को सरफेस से एक r जितना और ऊपर उठा लो. तो अब सेंटर से यहां तक ये r प्लस r कितना बनता है? तो नाउ इट विल बी 2r स्क्वायर एंड हिंस द वेट विल बिकम Gmm डिवाइड बाय 4r स्क्वायर. गुरु थे ऑप्शन पर किस्ता और कनिष्ठा. जब वो रमखैर दे 137 डियर स्टूडेंट्स, 0 गलत थे, Gmm बाय r स्क्वायर गलत है, Gmm बाय 4r स्क्वायर आपके सामने प्रूफ हुआ और करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है. 138 प्लीज. 138 फरमा रहा है among the given quantities which is different in nature from the others. तो फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, इम्पल्स वेक्टर और टाइम स्केलर, तो डिफरेंट क्वांटिटी मांग रहे हैं, डिफरेंट इन सब में टाइम है, ऑप्शन डी सही है. हमारा अगला क्वेश्चन मोहतरम है 139. 139 आपके नाम. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट. टाइम पीरियड कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी भी, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो सेंट्रीपिटल क्या होगा? 0 होगा ना. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ याद रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, अल्फा 0 होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल, तो ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी, इट मीन ऑल ऑफ दीज. और ऑल मीन कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है. 140 आपके लिए डिस्कस हो रहा है. एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल एंटी क्लॉकवाइज दिखता. द ऑब्जर्वर मुझे कहा कि तुम्हारे रिस्पेक्ट है. तो देखो जनाब आला, ये वर्टिकल सर्कल है. क्या है शाबाश? ये वर्टिकल सर्कल है. मुझे कहा कि जब आप इस सर्कल को देखोगे तो इसमें बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो मैं अपने लिए आप ले लेता हूं. तो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी ये मोहतरम ऐसे घूम रही है. इट इज कौन सा डायरेक्शन शाबाश? ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है. अच्छा पहले बताओ ओमेगा किस तरफ है प्लीज? तो सर अखबल खेला इधर देख लो, अपना राइट हैंड ऐसे रख लो, मेरी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है? तो इट मीन ओमेगा आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू. तो इट मीन ओमेगा इज टुवर्ड्स यू. दा खबर खुटिक शोकना, ओमेगा इज टुवर्ड्स यू. ऑब्जर्वर से कह रहे हैं कि ओमेगा टुवर्ड्स यू होगा. यस, ओमेगा इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. आप ऑब्जर्वर हो, ओमेगा आप ही की तरफ बन रहा है. देखो मैं अपनी उंगलियां रोटेशन से भेज कर उत्तम बाहर आ रहा है, तो ओमेगा इज टुवर्ड्स यू. अब अचानक इस बॉडी ने डिसेंडिंग स्टार्ट किया. डिसेंडिंग मीन इसका सर्कुलर मोशन डिक्रीज होने लगा, और सर्कुलर मोशन डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा नेगेटिव होगा. अल्फा बताओ ना शाबाश, अल्फा क्या होगा? और अल्फा नेगेटिव तो ओमेगा के अपोजिट होता है. लिहाजा
जब ये एंगुलर मोशन डिसेंड करेगा, डिसेंडिंग मीन के अल्फा मोहतरम नेगेटिव होगा, और अल्फा नेगेटिव होगा तो अल्फा इज अवे फ्रॉम यू। क्या होगा? अवे फ्रॉम यू। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन तो मैंने टेस्ट किए, मुंबई ऑप्शन हुआ यू नमन तो बसा नशी हमारा 140 अल्फा इज टुवर्ड्स यू ऑब्जर्वर, नो ओमेगा इज टुवर्ड्स यू, ठीक है। बोथ ए एंड बी गलत है, नेदर ए नीदर ए नॉर बी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिर्फ ऑप्शन बी ठीक है कि ओमेगा इज टुवर्ड्स यू, अल्फा इज अवे फ्रॉम यू, क्योंकि ये डिसेंडिंग है। अगर मैं कहूं सडनली द बॉडी स्टार्ट्स असेंडिंग, तो फिर ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर टुवर्ड्स यू, फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होता? सी होता। अब फिलहाल ऑप्शन ए ही बी ही ठीक है मेरे ख्याल में। ओमेगा आपकी तरफ है, अल्फा आपसे दूर जाएगा। 141 आपके नाम। हमारा अगला क्वेश्चन ये फरमा रहा है, अ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट पॉसेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस वन, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? तो आपको जो इक्वेशन दिया है थीटा इज इक्वल टू 10t प्लस 50t स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, आपको अल्फा मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ये इक्वल के लिए इक्वल, इसके लिए ये टी स्क्वायर। तो बताओ हाफ अल्फा के लिए क्या आया है? हाफ अल्फा के लिए 50, तो अल्फा इज इक्वल टू 100 एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज 100। ऑप्शन ए पे के सही है। 142 ऑन बोर्ड फरमा रहा है कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 140, दो वेक्टर्स थी, एक का मैग्नीट्यूड 100 है और एक का मैग्नीट्यूड 40 है। तो इसके पॉसिबल रिजल्टेंट तो जरा बता दो। आप कहें सर पॉसिबल वो होता है जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक होता है। जब हम आप कहो ना मैक्सिमम और मिनिमम कौन से हैं? कहें सर मैक्सिमम मिनिमम मीन a माइनस बी एंड विच इज 100 माइनस 40, इट मीन यानी 60 से कम हराम है, 60 से कम हराम है, ये मिनिमम है ना। और मैक्सिमम मीन a प्लस बी, और a प्लस बी मीन 100 प्लस 40, तो 140 तक सारे हराम नहीं है, यानी 60 से 140 तक ऑल आर पॉसिबल, बट बियॉन्ड 140 इम्पॉसिबल एंड लेस देन 60 आल्सो इम्पॉसिबल। अब क्वेश्चन पे ध्यान दे के पॉसिबल मांग रहे हैं या इम्पॉसिबल मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल कहा है। 142 इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल में वो सब आते हैं जो या 60 से कम हो और या 140 से ज्यादा हो। तो चलो जनाब, आप सीख चुके हैं, आप कह सकते हैं 180 हराम में आता है, 25 हराम में आता है, लेकिन 75 इनके दरमियान है तो वो इम्पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी, देखिए बड़ी सही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 143। 143 को देख लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। बिकॉज ए क्रॉस बी में ए बी और साइन थीटा होता है, और ऑर्थोगोनल वेक्टर वो है जिनके लिए थीटा क्या हो और साइन 90 पर ये रिजल्ट क्या देता है। लिहाजा जब साइन मैक्सिमम रिजल्ट देता है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होता है। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। मिनिमम 0 मैक्सिमम, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सी है। 144 आपके लिए हो रहा है। इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg has 25 joule kinetic, its momentum will be, कौन नहीं जानते इसको? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो क्या मांग रहे हैं? मोमेंटम मांग रहे हैं ना। मोमेंटम को अकेला छोड़ दे डियर स्टूडेंट्स, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी विद रूट, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की जगह 2, मास कितना है प्लीज? मास हम 2 दे, और ये 50 है, तो 25 है, तो 25 50 100 मतलब आंसर होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। सी ठीक है, क्या ठीक है? सी सही है। 145 सॉल्व करने वाले। लेट मी प्रोसीड टूवर्ड्स 145। 10 बेटों को तो आज ये डिस्कशन थी, जल्दी जल्दी कैसे खत्म हो गए? बहुत जल्दी खत्म हो गए। बाकी लास्ट डिस्कशन तो 3:30 बजे स्टार्ट होती है अक्सर। 145। अच्छा 145 आपके लिए हो रहा है। A body is dropped from a height of 10 meter. If g is 10, the time to reach the ground, time of free fall is equal to 2gh under root. जानते हो ना? तो 2 की जगह 2, ये 10, ये 10, तो 100 200 हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 100, मैं इसको 100 under root 2 लिख सकता हूँ, और मेरे ख्याल में ऑप्शन डी सही है। 146 फॉर यू। 146 फरमाता क्या है? ये फरमाता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल विद 20 रेडियन। आपको ओमेगा की वैल्यू दी है 20 रेडियन पर सेकेंड।
क्या ओमेगा में चेंज है? एक ही वैल्यू गिवन का मतलब है कि मोहतरम एंगुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है शाबाश? कांस्टेंट। मेरी हेल्प करें प्लीज। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो जैसा ओमेगा वैसा एंगुलर मोमेंटम, इट मीन एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? हेल्प करो ना प्लीज। एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट, लिहाजा डेल्टा एल विल बी, और टार्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई टी व्हेन डेल्टा एल इज जीरो, टार्क इज। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन होता है, और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में कोई टार्क नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 147। 147, 100 न्यूटन फोर्स is acting on a body along x axis, then x component will be। अच्छा जनाब, टोटल फोर्स या नेट फोर्स 100 न्यूटन है एंड इट इज along x axis। मुझे इस फोर्स मोहतरम का x कंपोनेंट चाहिए। किसी को मैथमेटिकल प्रूफ आता है इसका? आंसर क्या है शाबाश? You can easily prove it mathematically. The answer can be easily proved mathematically. शाबाश। आप कहेंगे सर किसी भी फोर्स की जो नेट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ये इक्वेशन तो जानते हो ना, वेक्टर पढ़ा है तो ये तो डेफिनेटली जानते होगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बेसिक इक्वेशन है। तो एफ नेट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, इतना तो आपको मालूम है। जब कोई वेक्टर किसी पार्टिकुलर एक्सिस पर आता है तो बाकी कंपोनेंट उसके बढ़ जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और यहाँ कहा है कि द वेक्टर इज अलोंग, और जो वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर लाए करता है तो उस मोहतरम वेक्टर का वाई भी जीरो और उसका जेड भी जीरो, क्योंकि वो जेड और वाई पर एक्ट ही नहीं करता, वो तो अलोंग एक्स मौजूद है, तो वाई और जेड कंपोनेंट जीरो, लिहाजा ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब ये दोनों जीरो तो स्क्वायर का रूट कैंसिल, इट मीन के एक्स अपने नेट के ही बराबर होगा एंड दैट विल बी 100 न्यूटन। मेरी बात समझ गए हैं? तो जो वेक्टर अगर y एक्सिस पर 1000 न्यूटन का वेक्टर लग रहा है तो उसका y कंपोनेंट 1000 न्यूटन होगा, और अगर z एक्सिस पर 10,000 न्यूटन का वेक्टर लग रहा है तो उसका z कंपोनेंट 10,000 न्यूटन होगा। और ये इसका प्रूफ है, आप समझ गए हो। 100 न्यूटन आंसर है। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश प्लीज? 147 में सी है। 148, आपके मायूस चेहरे बता रहे हैं कि गलतियां ज्यादा हुई हैं आपसे, लगता कुछ ऐसे ही है, आसार कुछ ऐसे ही लग रहे हैं जनाब। आपके रंग बदलने वाले हैं जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, और माथे पे लकीरें और वो मायूसी और खफगी की वो लहर मैं महसूस कर रहा हूं। तो ये गलत बात है जनाब, ये वो समराइज्ड एमसीक्यूज हैं और आपको प्रिपेयर होने के बाद इस तरह के एमसीक्यूज को फेस करना चाहिए। ये ऑन द सरफेस नहीं है, इसमें अ लिटिल बिट इनडायरेक्ट आइडिया है, हर एक में आपको धोखा देने का एक मामूली सा औजार इसमें मौजूद है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। सो विश यू गुड लक। हमारा अगला मरहला है 148। द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज डैश, ऑलवेज वेक्टर। मुझे बताएं जनाब, पेन प्लस पेन से कभी पेंसिल बनता है? हराम है ना। अच्छा, मैं अगर कहूं कि एप्पल प्लस मैंगो इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी, ओके? गलत होगा ना जी? हाँ, ये सही है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मतलब यह है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन नेवर चेंज द नेचर ऑफ क्वांटिटी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द बोर्ड का खाना धन ने बोलता, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन नेवर चेंज द नेचर ऑफ क्वांटिटी। सो वेक्टर वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, स्केलर प्लस स्केलर ऑलवेज स्केलर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नेचर ऑफ क्वांटिटी चेंज नहीं होते। सो द सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज, प्लीज, ऑलवेज वेक्टर। और कौन सा ऑप्शन ठीक है प्लीज? ए ऑप्शन सही है। 149, 149 क्या है हुजूर? ये है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, शाबाश। क्या होगा? ड्राकोम पे आ रहा था हुआ, ठीक था? मैं ड्रा कर रहा हूं, फिर बता दीजिएगा। इतना खूबसूरत क्वेश्चन है, जितना सिंपल स्टेटमेंट है उतना मजे का कॉन्सेप्ट है इसमें। 150, ये एक बाड़ी है मोहतरम, इस तरफ मोशन कर रही है और ये 1 सेकेंड में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है। फर्ज करो 1 सेकेंड में 10 मीटर, 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 यानी डिस्टेंस पर सेकेंड की एक वैल्यू है, एक खास वैल्यू है। हम इस मोहतरम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वक्त के साथ साथ वो फोर्स क्या करते हैं, हम इस पर फोर्स लगा लेते हैं और अपना फोर्स 10 न्यूटन से 20 और 20 से 30 बढ़ा रहे हैं।
तो बताओ ये डिस्टेंस पर सेकेंड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना। क्यों आपका दिमाग आपको धोखा देता है? आपको किसने कहा है कि मैं क्यों? आप, ये आप है और आप इस बॉडी पर इसी तरफ फोर्स लगाओगे। मैंने कहा फोर्स लगाओ। अगर आप फोर्स लगाना चाहो तो आप इसको आगे के बजाय पीछे भी तो खेल सकते हो। समझ आ गई है? मतलब ये है that if we apply force in the same direction of motion, तो फिर जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस पर सेकंड बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो पहले तेज होगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर और स्लो हो जाएगा और डिस्टेंस पर सेकंड की वैल्यू फिर बढ़ेगी नहीं बल्कि बढ़ता हुआ डिमोन्स्ट्रेट कमा। आप तो अजीब से देख रहे हो। देख लो जनाब, मैं बॉडी इस तरफ मोशन कर रहा हूँ, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम। अब आपने मुझ पर इसी तरफ फोर्स लगाना शुरू किया तो मैं 1 सेकंड में 2 कदम भी कवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने मुझ पर इस तरफ फोर्स लगाना शुरू किया तो फिर मैं 1 कदम 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड में 1 कदम लूंगा, तो 1 सेकंड में वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो फोर्स इंक्रीज करने से या बॉडी पर फोर्स लगाने से या उस पर फोर्स इंक्रीज करने से डिस्टेंस पर सेकंड बढ़ भी सकता है, कम भी हो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट डिपेंड्स अपॉन, समझ आ गई है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश। तो 150 बता रहा है खुशबू खानम। लालो गैब शो, तो मैंने इसको 150 क्यों लिखा है? 149, सॉरी 149, खैर है, गलती हो गई मुझसे। When force on an object is the distance per unit time, both करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा जनाब। जी हुजूर, जी। डिस्टेंस नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, डिग्रीज की बात कर रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, समझ आ गई? लेकिन उसकी वैल्यू पर सेकंड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। अगर आपका फोर्स बॉडी को स्लो कर ले तो डिस्टेंस पर सेकंड कम हो जाएगा, और अगर आपका फोर्स बॉडी को तेज कर ले तो डिस्टेंस पर सेकंड बढ़ जाएगा। छोटा सा मामूली सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे जहन में सिर्फ इंक्रीज आता है, हालांकि इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम फोर्स सेम डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, जिससे लॉस भी पैदा हो सकता है और गेन भी। वेरी गुड शाबाश, अब समझ गए हो। 150 करेक्ट ऑप्शन क्या है? बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। 4 सेकंड और 7 सेकंड के डिस्टेंस कैसे रिलेट होंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, S4 आपको पता है, प्लीज हेल्प मी। इट इज 4th ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय A/2, मल्टीप्लाई बाय A/2, और S7 इज 7th ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय A/2। तो अब बताओ शाबाश, 4, ये दोनों फैक्टर सेम है या नहीं है? ये सेम है। अगर ये सेम है तो 4th ऑर्डर ज्यादा है या 7th ऑर्डर ज्यादा है? 7th ऑर्डर ज्यादा है। 7th ऑर्डर मीन 7 है ना? यस, इतना तक गए हो जनाब। आर्ड है, आर्ड मुसलमानों। 1 3 5 7 9 11 13 15। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, इधर क्या है? 7 नहीं, इधर क्या है? 13, और इधर फोर्थ आर्ड 1 2 3 4, इधर 7 है। तो 7 कम है और 13, यानी S7 इज ज्यादा एंड S4 इज कम, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा S4 इज लेस देन S7। कम ऑप्शन ठीक है खारानो? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 151 फॉर यू। क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दुनिया जानती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और सप्लीमेंट्री को हम डायमेंशन में काउंट नहीं करते, तो ये 1/t², तो इट मीन t-2। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज t-2। समझिए 151 में सी ठीक है, बी ठीक है, तो क्या गलत सुमा 10 डी और -2 बी है, बी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 152 द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन स्मॉल मासेस इज लेस। सब जानते हैं, अगर जमीन ले लें और बॉडीज ले लें, ये मोहतरम जमीन और ये छोटी सी बॉडी और ये बड़ी बॉडी, तो जमीन का ये अट्रैक्शन, इस पर जो फोर्स है वो कम है और इस पर जमीन का अट्रैक्शन क्या है शाबाश? ज्यादा। लेकिन अगर हम दोनों को रिलीज करें तो कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहेगी? एक्सेलरेशन। अब ऑप्शन देखते हैं, एक्सेलरेशन दोनों में फिर भी क्या रहेगा? जी सेम। अब क्यों? अजीब बात है,
फोर्स और एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, तो अगर इस पर फोर्स ज्यादा है कम है तो इसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, और इसका फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। आप कहें सर एक्सेलरेशन मास के साथ इनवर्सली है, तो जिस पर फोर्स ज्यादा है उसका मास भी, और A इज इक्वल टू F बाई M। तो फोर्स ज्यादा नीचे मास भी ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा कैंसल्ड, एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम। समझ आ गई है? तो अगर एक बॉडी का मास कम है एक का ज्यादा है लेकिन वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा शाबाश? 151 का ऑप्शन बताएं प्लीज। 52 दे, अब 152 दे, सेम एक्सेलरेशन ठीक है, ए सही है। 153 फॉर यू। A man of 50 kg can climb on 50 steps of 10 centimeter each in 10 seconds. His power is। जब भी कोई बॉडी ऊपर मूव करे तो पावर का फार्मूला होता है mgh डिवाइड बाय t। पावर मास 50 है, जी हम 10 ले लेंगे, हाइट कितना है तो कहें सर एक स्टेप इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और टोटल कितने स्टेप्स हैं तो 50 स्टेप्स का हाइट बनेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 सेंटीमीटर मीन्स 5 मीटर। तो इसको 5 फुट करें और टाइम कितना दिया है 10, 10 कैंसिल, इट मीन इट इज 250 वाट। इसका पावर क्या होगा? इट विल बी 250 वाट। है इसमें ना? कौन सा ऑप्शन है? डी। डी ठीक है, डी ठीक। 154। दो वेक्टर्स हैं, एक्स कंपोनेंट उनका 0 है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इसका भी एक्स कंपोनेंट 0 है और इसका भी एक्स कंपोनेंट 0 है। तो व्हाट इज द पॉसिबल एंगल बिटवीन ए एंड बी? अब पता चलेगा। शाबाश। ए और बी के दरमियान कौन से एंगल पॉसिबल हैं? बहुत खूब, वेरी नाइस, ऑल पॉसिबल। प्रूफ कॉम आप कहें सर ये हेल्प मी प्लीज, देखते हैं ये एक्स, ये वाई और ये जी। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया। मैंने कहा कि जब कोई वेक्टर किसी एक्सिस पर आएगा तो उसका दूसरे कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। एक्स एक्सिस वाले वेक्टर के वाई और जेड 0 होते हैं, वाई एक्सिस वाले वेक्टर के एक्स और जेड 0। ये तो बता दिया था पहले क्वेश्चन में, आपने पढ़ा भी होगा। अब देख लो, गौर करें प्लीज। कहा कि एक्स कंपोनेंट यहाँ दोनों का क्या है? अब एक्स कंपोनेंट 0 है तो इनमें से कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस पर नहीं होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट दोनों का 0 है, यानी ए और बी एक्स पर नहीं हो सकते। अब अगर एक्स पर नहीं हो सकते तो बाकी तो सारे डायरेक्शन बेन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ए भी वाई पर हो और बी भी वाई पर हो, तो 0 भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है, मेरा साथ दे प्लीज, कि ए ऊपर हो लेकिन बी नीचे हो, तो 180 भी पॉसिबल है। बट ऐसा भी तो मुमकिन है कि ए वाई पर हो और बी जेड पर हो, तो 90 भी पॉसिबल है। कुछ समझ आ गई है? यानी एक्स कंपोनेंट 0 है तो सिर्फ एक्स एक्सिस आराम हो गया, बाकी ऑल डायरेक्शंस आर अलाउड, और बाकी सारे डायरेक्शन अलाउड है, तो कोई भी एंगल पॉसिबल है, कोई भी एंगल। तो ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा शाबाश? पाई भी पॉसिबल है। किधर गया मां? 154 है, सॉरी। 0 भी पॉसिबल है, 90 भी, 180 भी, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन डी है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डी ठीक है। हाँ दस जल्दी कर सीखा। ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ओके डियर स्टूडेंट, 155 प्लीज। बॉडी 1 is brought from H1 and body 2 is brought from H2. Okay, the rest of time taken to the ground will be। तो आप जानते हैं कि T is equal to 2gh अंडर रूट है या नहीं है? ये आम टाइम है ना, तो बॉडी 1 डिवाइड बाय बॉडी 2 टाइम होगा। तो आप कहोगे सर ये भी 2g और h1 और ये होगा 2g h2। अब 2g कैंसल, लेकिन रूट के साथ h1 और रूट के साथ h1 में जी क्या है? तो h डिवाइड बाय जी है। यो मिनट, एक मिनट, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ। आपने तो परेशान कर दिया है। हाँ ना, मैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, क्या पता। अगर मैं कहूँ वी एफ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं एस का फार्मूला ले रहा हूँ, वी आई का ले रहा हूँ, 2gh वी आई का ले रहा हूँ। इट इज कैसा बच्चे? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई 0 है तो टी इज इक्वल टू 2h बाई जी है, 2gh नहीं है रेस्टोरेंट प्लीज, 2h बाई जी है अंडर रूट। समझ आ गई है? थैंक यू वेरी मच।
इसलिए कहता हूं जनाब, मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्वेश्चन पूरा इक्वेशन आपसे 4 सेकंड लेता है और एक शॉर्ट फॉर्म आपसे 2 सेकंड लेता है, तो कभी भी शॉर्ट फॉर्म के बोझ अपने जहन पर मत डालो। ये देखो, मुझे लगा कि ये है, लेकिन अगर मुझे लगा तो मेरा क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये आपको लगा और आपने किया, तो आप अपने नुकसान का अजाला, मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, गवाह हैं, मैंने इनको क्लास में 1000 दफा कहा है कि जनाब सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फोर्स एंड मोशन के शॉर्ट फॉर्म से दूर रहो। इतना बर्डन अपने जहन पे डाला होता है। अगर आप फुल इक्वेशन इस्तेमाल करो तो सोल्यूशन में 8 सेकंड लग जाएंगे, 8 सेकंड या 30 सेकंड, और अगर आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करो तो 15 सेकंड। तो सिर्फ 15 सेकंड के चक्कर में इतने बड़े बड़े शॉर्ट फॉर्म्स, इतना बोझ जहन पे डाला है। और 3 बेसिक इक्वेशन है, वो याद करो, हर क्वेश्चन उससे सॉल्व होता है। समझ आ गई है ना? देखो मेरे जहन में, मैंने तो पता नहीं इससे कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बट इस वक्त मैं हरी में हूँ, मुझे लगा कि मैं 2G ले रहा हूँ। समझ आ गई है ना? हालांकि ये 2H/G है, 2H/G है। सॉरी स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करो। अब देखो प्लीज, ये क्वेश्चन नंबर क्या है प्लीज? 155। मैं आपसे कह रहा हूं कि जनाब ये जमीन का सरफेस है, सॉल्व करें, बिल्कुल आराम से सॉल्व करता हूं। ये बॉडी है, इसको H1 से गिराया गया है, और एक और बॉडी है, इसको H2 से गिराया गया है। तो ये भी जमीन तक आती है T1 में, ये भी जमीन तक आती है T2 में। तो आप बताएं जनाब कि इनका रेशो क्या होगा? आंसर तो सेम आ जाएगा इत्तेफाकन, क्योंकि नीचे G है तो G तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है। ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ हाइट है, इत्तेफाकन आंसर सेम है। लेकिन आपको एक सबक मिल गया है कि शॉर्ट फॉर्म से दूर रहो जनाब। जल्दी में यकीन करें, आप एक का शॉर्ट फॉर्म दूसरे पे अप्लाई कर लेते हो। हर चीज क्या है? अब लॉजिक खबर है, कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल, अपने फायदे नुकसान की छोटी सी बात सुनो। क्या आपके 36 MCQs इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेंगे? पर ये टूल टेस्ट के 35 MCQs की भाई यो याद हुआ क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उन 2 क्वेश्चंस के लिए इतना बड़ा लिस्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म के ये इधर और ये इधर और ये इधर, अच्छा नहीं है कि 3 इक्वेशन है उससे सॉल्व करो, यानी फुल प्लस सॉल्व करो, तो पूरे टेस्ट में 2 से ज्यादा MCQs इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं आएंगे। समझ आ गई है? सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अप्लाई किया, अच्छा है अप्लाई किया। आपने मुझसे देखा कि जनाब जो शॉर्ट फॉर्म फौरन अप्लाई करते हैं, माइंड उसको गलत क्लिक कर सकता है। आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी बट आप गलत क्लिक करोगे, बट आपके पास रिवर्स आने का कोई मौका नहीं है जनाब। बस ए वंस गॉन सो गॉन। So try to solve the equations of equations of motion and force and motion according to the particular situation and particular specific equation। ठीक है खाना? बिकॉज टेस्ट में या एक क्वेश्चन होगा या 2 होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, उसमें 8-10 सेकंड ज्यादा लग जाए तो डजंट मैटर, एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी। चलो आप सॉल्व करते हैं। अच्छा ये T1 है स्टूडेंट, ये T2 है। T1 और T2 इनका मुझे रेशो चाहिए। तो अब आप कहोगे सर T1 is 2H डिवाइड बाय H1 होगा, और ये 2H डिवाइड बाय G, तो ये H2 होगा रूट। वही बात है कि मैं लिख सकता हूं 2/G अंडर रूट विद H1 रूट, और 2/G अंडर रूट विद H2 रूट, और कैंसल एंड द आंसर इज सेम। द आंसर इज सेम। आंसर यहाँ इत्तेफाकन सेम आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपने सही सॉल्व कर, ये अब सही था। अब फैसला आप करो। मैंने बिल्कुल सही ड्रा करके सॉल्व किया, मेरे 12 सेकंड लगे, और मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किया, मुझे 4 सेकंड लगे। तो इन 8 सेकंड के चक्कर में कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा बोझ हम दिमाग में लिए आगे बढ़ते हैं। 156 प्लीज, आगे बढ़ते हैं। इफ द टाइम टेकन बाय अ बॉडी फॉर इट्स मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल इज 2Gh, द इनिशियल, देखो इसमें लिखा है इमेजिन इट, देखो जहन क्लिक कर रहा है और मैं अप्लाई कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए। द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी वाज, तो ये क्वेश्चन नॉन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या कर दो प्लीज? नॉन ऑफ दीज, बिकॉज 2Gh इज इक्वल टू टाइम, ये हराम है। क्या है ये ऑप्शन? बिल्कुल क्या है प्लीज? हराम है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? बिकॉज लेफ्ट साइड पे क्या आता है? सेकंड, और राइट साइड पे सेकंड नहीं आता, तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग। अगर यही क्वेश्चन है तो ऑप्शन होना चाहिए था रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन क्या होना चाहिए था? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज जनाब। असल में ये क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए था कि इफ द टाइम ऑफ फ्री फॉल इज इक्वल टू 2H डिवाइड बाय G अंडर रूट, फिर ये ठीक होता। समझ आ गई है? अब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तो सेम आते हैं, लेकिन इन दोनों का डायमेंशन सेम। आप मेरी बात समझ गए हैं? अगर मैंने ये दिया है तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये कभी टाइम के बराबर ही नहीं होता, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा यूनिट वो अलग होगा, और इससे सेकंड कभी मीटर रूट वगैरह के बराबर नहीं होता।
तो या तो ये कर दो स्टेटमेंट में, तो फिर करेक्ट ऑप्शन। अब लॉजिक, मैं आपको क्वेश्चन का आइडिया भी समझा दूं। स्टेटमेंट में इस टाइम को ये कर दो प्लीज, टाइम को ये कर दो 2h/g इफ दीपेश तगोरी दी मार्कर तगोरी, हाँ डिमोन्स्ट्रेट कर लें, सीख लें। ये मार्कर मैंने इधर से गिराया, जमीन तक जाने का ये टाइम अगर 2h/g है तो बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देखो s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT² में पुट करोगे। आप मुझसे कहोगे सर s की जगह हेल्प करें प्लीज, h अगर हम इनिशियल को क्या ले लें 0, तो ये आ जाएगा हाफ GT²। तो देखो इससे टाइम आता है 2h/g अंडर दी, यानी टाइम 2h/g अंडर रूट तब आता है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। तो अच्छे स्टूडेंट्स की तरह ये 2gh की जगह इसे 2h/g कर दो, और करेक्ट ऑप्शन ये हो। आइडिया ऑफ द क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैंने बनाया इस आइडिया पे था, लेकिन वही बात है ना कि मेमोरी में जो चीजें होती हैं वो सही रिकॉल होती भी हैं और नहीं भी। बात औकात इंसान अपना नाम भी भूल जाता है, पूछा है या नहीं? अपना तो खैर आपके अभी ऐसा नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा इज्जत तो देखा होगा ना कि एक बंदे मोहतरम को आप 15 साल से जानते हो, लेकिन फिर सोचते हो मतलब उसका नाम क्या था, और 10-15 मिनट सोचते रहते हो लेकिन नाम जहन में। इट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन, नॉट शॉर्ट फॉर्म्स आर मेमोराइजेशन डियर स्टूडेंट। तो मेमोराइजेशन पे सहारे ना बनाया करो, ये आपको धोखा किसी भी वक्त दे सकते हैं। आप क्वेश्चन समझ गए हो रे स्टूडेंट? ओके, लेट मी प्रोसीड 157 फॉर यू। अटेम्प्ट इज दैट, तो लगे तो पता 157 हाफ AT² कैन रिप्रेजेंट। अब बताओ हाफ AT² क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहां से है देखो, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड। एनी हाउ देखते हैं, फॉर अ मूविंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इधर देखो मजे की बात देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल क्या हो गया, तो जब ये टर्म निकल गया तो हाफ AT² रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? ए ऑप्शन ठीक है। 158 डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपके नाम हो रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर ऑन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू g sin थीटा। ये 9.8 और ये साइन ऑफ 30। द आंसर इज 4.9। ऑप्शन ए ठीक रहेगा ना? अच्छा 159 प्लीज। एक बॉडी है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम 100 मीटर टू 150 मीटर, द चेंज इन पोटेंशियल इज 30। तो आई थिंक आप जानते हो जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली मूव करें, सो माय डियर स्टूडेंट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क आपस में क्या होते हैं बराबर, क्योंकि इस केस में हम काइनेटिक का चेंज कंसिडर नहीं करते। यानी जमीन पर एक बॉडी रेस्ट में है और मैं ये ट्यूब रॉड जमीन पर रेस्ट में था और मैंने इधर रेस्ट में लगा दिया, तो काइनेटिक उधर भी 0 थी यहाँ भी 0। इट मीन के जो वर्क हुआ वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर है। तो फिर ऑप्शन देखूंगा, फरमाया जा रहा है 159 में कि बॉडी मूव वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द चेंज इन पोटेंशियल 30, व्हाट विल बी द वर्क विल ऑलवेज बी 30। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 30 जॉल, और सी ऑप्शन सही देखा ना। हमारा क्वेश्चन है 160 द टॉर्क इन स्पिनिंग स्फीयर इज 10 न्यूटन मीटर, सही था। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जानते हो, तो आई इज इक्वल टू टॉर्क बाय अल्फा, और ये 10 और ये, तो इट मीन 5 kg मीटर स्क्वायर। सब क्या आंसर 160 में करेक्ट ऑप्शन है सी। 161 आपके लिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन सरफेस ऑफ मून। आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है। क्या है? ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर जमीन पर पूछा जाए तो g है, लेकिन अगर मून पर पूछा जाए तो g/6, और g/6 इज 9.8/6 इज 1 पॉइंट, तो g/6 अगर ऑप्शन में हो तो ठीक है, या g डिवाइड बाय 1 पॉइंट, g/6 होना चाहिए। नॉन समझ आ गई है? 1.6 जवाब आता है, 1.6 याद रखना, g डिवाइड बाय 1.6 गलत है, इसमें होना चाहिए g डिवाइड बाय 6, तो जवाब में 1.6 होना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखो 1.6 है, 1.63 g गलत है, g बाय 1/1.6 गलत है, 1.6 गलत, नॉन ऑफ दीज। इसमें नॉन कर दो प्लीज, इसमें नॉन कर दो। और सी में गलत है, मेरे ख्याल में सी में गलत है, लेकिन मैंने ठीक किया हुआ है, ये वो सैंपल वाला है। अच्छा ऑप्शन डी है 161, ऑप्शन डी, इसमें नॉन है डियर। भाई
आंसर से 1.6 राजी खुद डिवाइड किए हुए पस बांधे बिकॉज मून की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम है, तो 9.8 ओवर 6 से 1.6 आता है। तो सिर्फ 1.6 होता तो ठीक होता, लेकिन गलत है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग विद टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। कर सकते हो इसको? कौन सा इक्वेशन है प्लीज? ओके 161 ओमेगा इज 2 पाई बाय, तो 2 पाई बाय 4 इट मीन के इट इज पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 162। द लास्ट क्वेश्चन, द ये तो